आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का वो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, दो तरीके हैं, या तो मैं जल्दबाजी में ख़त्म कर दूँ या मैं आपको एक एक टॉपिक को इतना क्रिस्टल क्लियर बता डालूँ कि उससे बाहर, वो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, अगर बाबर पर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने इसकी हिस्ट्री भर नहीं कंप्लीट कर रखी है, बाबर की पूरी हिस्ट्री, उसके साथ पिछले 20 साल में जो भी प्रश्न बाबर से संबंधित आए हैं, हम उस पूरी की पूरी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, उसी से मुझे समझ में आता है, या कहा जाए मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने ना करने से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 5000 लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो अच्छे से देखें। अगर 10,000 लोग भी देख रहे हैं ना तो वो अच्छे से देखें और अपना कमेंट दें, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर के बारे में। इस वीडियो के बाद बाबर से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बाबर कहाँ था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में। एक एक चीज़ नोट करते जाइएगा, लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और उसी को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है? इससे ज़्यादा बाबर पे कुछ नहीं आएगा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर का जन्म हुआ था ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना में, फरगना रियासत में इसका जन्म हुआ था। किसका? बाबर का। बाबर एक चगताई तुर्क था। तुर्कों की एक नस्ल होती है चगताई तुर्क। बाबर के विषय में कुछ ऐसा है कि ये पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज का वंशज था। ये 2 बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। अगली बात, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उन्हीं को कवर करेंगे। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। कब भारत पर पहला आक्रमण किया था? बाजौर पे 1519 में, याद रखिएगा। 1519 में बाजौर पर हमला किया था और भेरा का किला जीत लिया था। किसने? बाबर ने। इसी बार जब इस भेरा के किले को जीतने वाला था या जीता था, तो उसी समय पहली बार इसने तोप खाने का प्रयोग किया था अपनी लड़ाई में, पहली बार यूज़ किया था। याद रखेंगे ना? अब मैं आपको आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बाबर के बारे में बताऊंगा और उसको सब कुछ बताऊंगा। भेरा का किला जीता। अब आ जाइए आगे। 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े बाबर ने, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। 4 युद्ध में से पहला है 21 अप्रैल 1526 को। आपको पता होगा, लोधी वंश पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या? बस, मतलब बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और उसके बाद था इब्राहिम लोधी। वही इब्राहिम लोधी यहाँ पे था। 21 अप्रैल 1524 को पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को बुरी तरीके से हरा दिया। किसने हराया? बाबर ने हराया। अब बाबर की युद्ध नीति के विषय में थोड़ा सा बात कर ले। अगर यूपी पीसीएस पूछेगा तो वो पूछेगा, भैया पानीपत का पहला युद्ध किस डेट को हुआ, किस साल में हुआ, किसको हराया, किसने हराया, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। लेकिन यूपीएससी पूछेगा तो क्या पूछेगा? यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति के विषय में बताइए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि तुलगमा युद्ध नीति क्या होती है। तो मैं आज आपकी इसकी तुलगमा युद्ध नीति, जैसे आपने अगर देखा होगा साउथ इंडिया की सबसे फेमस वीर भल्लाल देव और किसका, बाहुबली की मूवी, उस मूवी में आपने देखा होगा इन लोगों ने त्रिशूल वीरम, एक त्रिशूल अपना पैटर्न बना लिया था, उस हिसाब से लड़ाई लड़ते थे। कुछ वैसा ही जबरदस्त टेक्निक थी तुलगमा नीति। याद रखिएगा, युद्ध नीति मतलब अपनी हर राजाओं की अपनी युद्ध की नीति रहती थी जिससे वो जीतते थे। तो बाबर बहुत कम सेना के साथ आया था, लेकिन इसकी युद्ध नीति ऐसी जबरदस्त थी तुलगमा, जिसकी वजह से हर युद्ध में जीत जाता था। कैसे? देखिए, त्रिशूल व्यूहम आपने सुना होगा ना, कुछ वैसा ही था। ये मान लीजिए इस तरफ है शत्रु और ये है बाबर की सेना। बाबर क्या करता था? दोनों तरफ ट्रेंच, खाइयां खुदवा देता था। दोनों साइड में क्या होता था? खाइयां खुदवा देता था, तिरछी ऐसी तिरछी। ये देख रहे हैं ना, ये तिरछी खाई है इधर और इधर। इस तरफ शत्रु था। मैं आपको तुलगमा युद्ध नीति कैसी थी ये बता रहा हूँ। तुलगमा युद्ध नीति थी इसकी। कौन सी? तुलगमा युद्ध नीति। वो कैसी युद्ध नीति कहती थी कि दोनों साइड में ट्रेंच खोद दो, अपोजिट साइड में क्या हो? शत्रु हो। याद रखिएगा, फ्रंट में सारे के सारे तोपों से सीधा वार करो। कम है भाई, 25 तोप सामने लगी है। अब आपको पता है, राणा सांगा के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। किसके कंपैरिजन में? बाबर के कंपैरिजन में। फिर भी बाबर क्यों जीता? अपनी इसी युद्ध नीति की वजह से। दोनों साइड खाइयां खुदी थी, जिसका मतलब शत्रु ये जो पीछे लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं ना, ये इसको नहीं देख पाता था। ये जो पीछे लगे हुए हैं, क्या ये तोपों को सजाने की टेक्निक थी। याद रखिएगा, एक चीज होती है तुलगमा युद्ध नीति, मतलब जो युद्ध लड़ने की टेक्निक, जैसे ये पूरी तुलगमा युद्ध नीति थी कि दोनों साइड में खाई खोद दो, ये कर दो। दूसरा क्या था?
उस्मानी विधि, उस्मानी विधि का दूसरा नाम था रूमी विधि। रूमी विधि क्या होता है, तोपों को किस तरीके से सजाएं। जैसे फ्रंट की तोपों को ऐसे सजाया, पीछे क्या करते थे, ट्रेंच, ये खाई थी दोनों तरफ, खाई के जस्ट पीछे दो, किसके बीच में, दो रथों के बीच में क्या सेट करते थे, तोप सेट करते थे। दो रथों के बीच में तोप सेट कर दिया। अब जब शत्रु को ये सामने की तोपें तो दिख रही, लेकिन ये पीछे साइड में छुपे हुए लोग और जो इधर के साइड में छुपे हुए तोप नहीं दिख पाते थे। तो राणा सांगा ने जब पहली बार अटैक किया तो उसके घोड़े घुस जाते थे इसमें पूरा, जो आए भाई खाई के ऊपर ढकी हुए सब इसी में घुस जाए। इन लोगों को तो पहले से पता था। इसके बाद इनके सैनिक, पैदल सिपाही, फिर इन्फेंट्री, कैवलरी और लास्ट में रहता था बाबर। बहुत कम सेना होने के बावजूद भी बाबर सिर्फ इस तुलगमा युद्ध नीति की वजह से जीतता था। जैसे त्रिशूल व्यूहम था वैसे ही तुलगमा व्यूहम है, ठीक है। तो और उस्मानी विधि क्या कहती है, उस्मानी विधि कहती है कि दो गाड़ियों के बीच में तोप रखा जाता था। तोपों को सजाने की विधि होती है उस्मानी विधि। और पूरे युद्ध की लड़ाई कैसे लड़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, तुलगमा नीति। तो कौन सी विधि थी, कौन सी युद्ध नीति थी, तुलगमा युद्ध नीति। किसने अपनाई थी, बाबर ने अपनाई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उस्मानी विधि को पहली बार कौन से राजा ने किसके खिलाफ अपनाया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा है यूपीएससी में, ठीक है। तो अब अगला आ जाइए, 1526 में इन्होंने क्या जीता, पानीपत। उसमें उन्होंने इसी का प्रयोग किया, किसका, तुलगमा युद्ध नीति का, और उस्मानी विधि से तोपों को सजाया, तोपों को और अपनी आर्टिलरी को, याद करिएगा किसको, गन पाउडर, तोपों को, आर्टिलरी को। बारूद और आर्टिलरी का पहली बार यूज भाई ने ही किया था, किसने, बाबर ने। तो अब देखिए 1526 में पहला युद्ध कौन सा, पानीपत का। 1527 में इसने दूसरा युद्ध लड़ा, खनवा का युद्ध। खनवा कहाँ पे है, याद रखिए, खनवा है ये देखिए खनवा है कहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, राणा सांगा का था। राणा सांगा ने के खिलाफ किसने युद्ध लड़ा, खनवा में युद्ध लड़ा। खनवा एक जगह है, खनवा में युद्ध लड़ा राणा सांगा के खिलाफ, किसने, बाबर ने, और बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लो, काट डालो, यही काम किया था। और जब इस युद्ध को जीत गया था तो उसने, याद रखिए, गाजी उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे ना, उसने क्या किया था, गाजी उपाधि धारण की थी। जिहाद का नारा कब दिया था, खनवा युद्ध में। और इस युद्ध में ही मुसलमानों पे लगने वाला तमगा कर को हटा दिया था, तमगा कर को हटा दिया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद 1528 में चंदेरी, चंदेरी कहाँ है, मालवा में है, ठीक है, मालवा में चंदेरी है। चंदेरी का राजा था मेदिनी राय। मेदिनी राय को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। और उस समय मेदिनी राय का मतलब राजपूतों की पूरा का पूरा फौज थी, जितनी महिलाओं थी उन्होंने जौहर किया, एक साथ आग में कूद गई। तो याद रखिए किस युद्ध में महिलाओं ने जौहर किया, चंदेरी के। किस युद्ध में उसने गाजी की उपाधि धारण की, खनवा में। किस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया, खनवा में। किस युद्ध में उसने तमगा कर हटाया, खनवा में। उसके बाद अगला आ जाइए, चौथा है घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा मोहम्मद लोदी के। मोहम्मद लोदी कौन थे भाई साहब, ये वही इब्राहिम लोदी जिनको आप जानते हैं, उनके चचा थे। इनका शासन, ये कहाँ के सुल्तान थे, बंगाल के सुल्तान थे मोहम्मद लोदी। ये मोहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी के चचा थे और बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। ये 4 युद्ध सबसे भयंकर इसने लड़े, किसने, बाबर ने। और इसने पूरे अपना एकाधिकार इलाके में पूरा जमा डाला। जब ये मरे तो ये मरे आगरा में। कहाँ पे मरे, आगरा में। आगरा में आरामगाह, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं नूर अफगान। क्या कहते हैं, नूर अफगान। 1530 में, ये 19 लिखा गया है, 1530 में आगरा में मर गए भाई साहब। कौन मर गए, बाबर जी मर गए, निपट लिए। और कहाँ मरे, आरामगाह में। लेकिन इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरी जो मेरी जो बॉडी है वो कहाँ दफनाई जाए, काबुल में। तो इनका जो मकबरा है वो कहाँ बना है, काबुल में। याद रखेगा ना, मरा कहाँ था, आगरा के आरामगाह में या नूर अफगान में। लेकिन इनका मकबरा कुछ समय बाद इनकी बॉडी को शिफ्ट कर दिया कहाँ, काबुल में शिफ्ट कर दिया गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़, इन्होंने तुलगमा नीति अपनाई, युद्ध नीति थी। गन पाउडर का पहली बार यूज़ किया, आर्टिलरी का पहली बार यूज़ हुआ। उसके बाद तुझके बाबरी, इसने एक किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, वही बाबरनामा या कहा जाए, ठीक है। देखिए वो बाबरनामा आपको दिख रहा है, तुझके बाबरी, तुर्की में लिखी। क्या लिखी, तुर्की में लिखी, तुझके बाबरी। ये ऑटोबायोग्राफी थी इनकी। तुझके बाबरी किस में लिखी गई, तुर्की में। इसी तुझके बाबरी को ट्रांसलेट किया पारसी में। किसने किया, पारसी में, अब्दुल रहीम खाना ने इसी तुझके बाबरी इनके ऑटोबायोग्राफी थी, उसको इसमें कन्वर्ट किया किसने, अब्दुल रहीम खाना ने। किसमें, पर्सियन में। अब आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया होगा पहले भी,
ईरान में पहले पर्शियन एम्पायर था, फिर वहाँ पे शिया मुस्लिम आ गए। शिया मुस्लिम आने के बाद भी जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो मुस्लिमों ने उसको उसी लैंग्वेज को ही स्वीकार किया। तो याद रखिएगा, पूरे के पूरे मुगल डायनेस्टी की ऑफिशियल भाषा क्या थी? पारसी थी, ना कि तुर्की। याद रखिएगा इस बात को, पारसी लैंग्वेज थी। तो रहीम खान खाना ने उसको किस भाषा में कन्वर्ट किया? पारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। ये है इनकी स्थिति। अगला आ जाइए, इन्होंने दो काव्य शैली लिखी, दो चीज़ें लिखी। एक तो इन्होंने मुबैयान लिखी, मुबैयान पद्य शैली पर्शियन लैंग्वेज में, दूसरा इन्होंने दीवान लिखी तुर्की में। ये दोनों याद रखिएगा, दीवान लिखी तुर्की में और मुबैयान लिखी पर्शियन में, पारसी में। ठीक, अगला आ जाइए, इनके बारे में और चीज़, इनकी आत्मकथा मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। बाबरनामा में जो इनकी आत्मकथा है, उस बाबरनामा में इन्होंने 5 मुस्लिमों की जिक्र किया है और 2 हिंदू राजाओं का जिक्र किया है। 2 हिंदू राजाओं में एक तो मेवाड़ का राजा, दूसरा विजयनगर का राजा। विजयनगर में उस समय कौन सा राजा था? कृष्णदेव राय, उसका जिक्र किया है। अब आपको कमेंट करना है कि कौन सा मेवाड़ का राजा था, ये तो खैर जानते ही आप, इसमें क्या कह दें। और सबसे बड़ी बात, इसने एक इजाद किया माप यंत्र, सड़क की लंबाई को मापने के लिए माप यंत्र किया, जिसका नाम हुआ गजे बाबरी। इतनी चीज़ें हैं किसके बारे में? बाबर भाई साहब के बारे में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बताइएगा, आमतौर पे नहीं आएगा। इसमें 20 साल का पेपर सम्मिलित है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। सुबह शाम में रोज़ आपको 1-1, 2-2 वीडियो ऐसे ही मिलेगी और हो सकता है 2 से 3 दिन में पूरा मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाए। चूँकि बाबर शुरुआती था, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि किसी भी डायनेस्टी के पहले राजा के बारे में अच्छे से जानना चाहिए और उसके बाद फेमस राजा के बारे में। तो मुगल डायनेस्टी में याद रखिए, बाबर बहुत फेमस था, शेरशाह सूरी बहुत फेमस था, अकबर बहुत फेमस था और औरंगजेब बहुत फेमस था। ये लोग बड़े फेमस थे। औरंगजेब बहुत कट्टर था इसलिए फेमस था, अकबर बहुत लिबरल था इसलिए बहुत फेमस था, बाबर ने शुरुआत की थी इसलिए बहुत फेमस था, और हुमायूं को भगा दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने, इसलिए बहुत फेमस था। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपना बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दिया करिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक ज़रूरी बात, टेस्ट सीरीज़ अभी रुक जाइए। एक सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो मैं खुद करता हूँ वही मैं आपको बता दूंगा, वही आप जब अभी आएगी तो कर लीजिएगा बस। ठीक है, थैंक यू सो मच।